Major Culture classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का परसों यानी कि संडे 7 फरवरी 2021 को CDS फर्स्ट 2021 का एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है और उस एग्जाम में करंट अफेयर्स की भूमिका सबसे बड़ी है क्योंकि आपके 30 to 35 क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे जाते हैं. आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं. तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन. यहां पे है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. यहां पे आपका है विथ रेफरेंस टू द रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. देखिए RCEP के संदर्भ में आपको यहां पे 3 कथन दिए गए हुए हैं. इन तीनों कथनों को पढ़ना है और यहां पे जो आपके 4 ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा सही है उस पर आपको टिक करना है. तो चलिए स्टेटमेंट पहला है मेंबर्स ऑफ द RCEP मेक अप नियरली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. यानी कि RCEP के जो आपके मेंबर कंट्रीज हैं वो पूरे वर्ल्ड के 2/3 पॉपुलेशन को कवर करते हैं. द सेकेंड स्टेटमेंट इज RCEP विल बी द लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन द वर्ल्ड. यानी कि RCEP अब पूरे विश्व का सबसे बड़ा एग्रीमेंट होगा. तीसरा, इंडिया इज अ मेंबरशिप ऑफ RCEP. यानी कि इंडिया एक सदस्य है RCEP का. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट. तो यहां पर आप देख लीजिए, अच्छे से जानते रहिए कि ये स्टेटमेंट्स आपसे क्या पूछ रहे हैं. तो इसका करेक्ट आंसर देखिए इस तरीके से होगा. पहला स्टेटमेंट जो आपका कह रहा है कि RCEP पूरे विश्व का 2/3 पॉपुलेशन कवर करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यहां से ये स्टेटमेंट रॉन्ग, क्योंकि RCEP यानी कि रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पूरे विश्व का 1/3 पॉपुलेशन कवर करता है. ओके. द सेकेंड स्टेटमेंट इज RCEP विल बी द लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA. तो हां, RCEP आपका अब पूरे विश्व का सबसे बड़ा एग्रीमेंट होने जा रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है. तो स्टेटमेंट 2 इज राइट. और तीसरा, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ RCEP. तो नहीं, इंडिया RCEP का मेंबर बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इंडिया नवंबर 2019 में RCEP से अपनी सदस्यता वापस कर चुका था. तो इस कारण से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. यहां पे आप फिगर से ये जानते रहिए कि ये आपके RCEP के कुछ कंट्रीज हैं. RCEP में अगर हम टोटल कंट्रीज की नंबर देखें तो देयर आर 15 कंट्रीज इन दिस RCEP एकॉर्ड और इसमें 10 कंट्रीज आपकी आसियान से आती हैं. आसियान जैसा कि आप जानते हैं एक संगठन है. ओके. 10 कंट्रीज आसियान से आ जाती हैं और रेस्ट ऑफ 5 आपकी कौन कौन सी कंट्रीज हैं. पहला चाइना, दूसरा साउथ कोरिया, तीसरा जापान, चौथा ऑस्ट्रेलिया और पांचवा न्यूजीलैंड. अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कौन कौन से कंट्रीज RCEP के मेंबर हैं तो आप बता लीजिएगा. और साथ ही साथ आप ये जानते रहिए कि भारत RCEP के मेंबर नहीं है. यहां पे आपसे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है. विथ रेफरेंस टू द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम BADP कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. देखिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के संदर्भ में आप नीचे दिए गए कथनों को कंसीडर करें. पहला, द BADP was launched by the Ministry of Defense. Ministry of Defense as part of comprehensive approach to border management. The second is only the northeastern and Himalayan states are covered under the program. अब यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं. अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या फिर दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, इनमें से एक सही है या फिर एक गलत है, तो उसके आधार पर आप अपना आंसर टिक करिए. तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा. इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉर 2. यानी कि देखिए जो आपका BADP है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर बिल्कुल भी नहीं आता है. अभी हम जानेंगे किस ये मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है. और दूसरा क्या कह रहा है, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न और आपके हिमालयन स्टेट को ही कवर करता है. अब हम देखते हैं इमेज के माध्यम से कि ये आपका बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम होता क्या है. तो यहां पर आप देखिए
सबसे पहले ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, यानी कि भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आपका BADP प्रोग्राम आता है। और अगर हम इसके बारे में जानना चाहें तो MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इनिशिएटिव नेशनल लेवल एम्पावर्ड कमिटी अंडर द गाइडलाइंस फाउंड बाय द प्लानिंग कमीशन फ्रॉम 7th प्लान कमीशन। देखिए, जो आपका BADP की स्थापना हुई थी वो प्लानिंग कमीशन, 7वें प्लानिंग कमीशन जो 1985 से 1990 तक इस्टेब्लिश हुआ था, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। और इसमें भारत के जितने ही भी आपके नेबरिंग स्टेट्स हैं, नेबरिंग स्टेट जो पड़ोसी देशों की सीमा से लगते हैं, उनसे संबंधित ये आपका BADP ऑर्गेनाइजेशन है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आपने जाना क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्तजया विजन 2040, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हैज बीन इन द न्यूज, ये अभी हाल ही में न्यूज में रहा, चर्चा में रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग्स हैज एडॉप्टेड दिस विजन, इनमें से किस ग्रुपिंग ने इस विजन को एडॉप्ट किया है? ऑप्शन ए, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एक्रोनिम इसका क्या है? एपेक, APEC। The second one is Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC. Third, SAARC, which is South Asian Association for Regional Cooperation, and the last is Association of Southeast Asian Nation, यानी कि आसियान। ओके, तो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन से आपने 4 एक्रोनिम्स के बारे में जान लिया, एपेक, बिम्स्टेक, सार्क और आसियान। अगर इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं तो आप अच्छे से बता लीजिएगा। साथ ही साथ अब जानते हैं कि पूर्तजया विजन 2040 किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन ए, यानी कि एपेक के द्वारा इस विजन को दिया गया है। अगर हम इसके बारे में जाने तो आपके एपेक कंट्रीज टोटल 21 है, 21 एपेक कंट्रीज हैं। और आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, जिससे कि आप जानेंगे कि एपेक में कौन कौन से देश आपके आते हैं। अगर हम एपेक कंट्रीज की स्ट्रेंथ देखें तो हम यहां पे पाते हैं कि इट कवर्स 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 44% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड 51% ऑफ द वर्ल्ड GDP। 2020 में आपके पूर्तजया विजन एपेक के द्वारा रखा गया और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने एशिया पैसिफिक में एक ऐसा पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे कि हम अपने इकोनॉमी, ट्रेड और कॉमर्स एक्टिविटी को पीसफुली आगे बढ़ा सकें। तो ये था आपका पूर्तजया विजन 2040 के बारे में। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां पे भी आपसे स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन UPSC करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछती हैं, तो आपको हर चीज के बारे में अवगत होना जरूरी है। यहां पर स्टेटमेंट पहला है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? PMKSY इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक केंद्र सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है। द सेकंड स्टेटमेंट इज PMKSY aims to supplement agriculture by providing capital subsidy in the form of grants in aid, and the third is PMKSY scheme is launched by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन तीनों ही स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो देखिए, चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका देखिए, अगर हम राइट आंसर के बारे में जानेंगे तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्योंकि इसके नाम के आगे क्या लगा है? प्रधानमंत्री लगा हुआ है। तो इससे स्टेटमेंट 1 तो सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि इसका एम है टू सप्लीमेंट एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग कैपिटल सब्सिडी इन द फॉर्म्स ऑफ ग्रांट्स इन एड, यानी कि एक सब्सिडी देना। किसको सब्सिडी देना? किसानों को सब्सिडी देना। तो हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरे में क्या कहा गया है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ये इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है हम जानेंगे। तो देखिए, ऑप्शन पहला ही इसका सही आंसर था और ये आपका MOFPI मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है, जिसके मिनिस्टर आपके नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो यहां से आपने जान लिया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में। बढ़ते हैं आगे और
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहां पे हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द T into 2। T into 2 क्या है? टाइगर इंटू 2, यानी कि जो हमारे बाघ हैं उनकी आबादी को दोगुना करना। T into 2 अवार्ड वाज सेट अप एट जोहान्सबर्ग अर्थ समिट इन 2002, यानी कि ये जो T into 2 अवार्ड है उसको कब डिक्लेयर किया गया था? कहां पर? जोहान्सबर्ग अर्थ समिट 2002 में। दूसरा स्टेटमेंट, T into 2 गोल इज ग्लोबल कमिटमेंट टू डबल द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर्स बाय 2022। इसका कमिटमेंट है कि हम वर्ष 2022 तक पूरे विश्व में बाघों की आबादी को क्या कर दें? दोगुना कर दें। द थर्ड स्टेटमेंट इज द पीलीभीत टाइगर रिजर्व रिसेंटली बैग्ड T into 2 अवार्ड फॉर डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स इन द पास्ट 4 years। यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। सही उत्तर अगर हम जाने तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ओनली 2 and 3। ओनली 2 and 3, यानी कि पहला गलत है, बाकी की दोनों सही हैं। कैसे सही है अब हम जानेंगे। देखिए, ये जो आपका T into 2 अवार्ड है वो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में इसकी उद्घोषणा की गई थी और इस बार आपके पीलीभीत टाइगर रिजर्व को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है तो बता लीजिएगा कि यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। और भारत में आपने देखा कि बाघों की आबादी में प्रतिशत वृद्धि बहुत ही तेज हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच कंट्री विल होस्ट द 2023 एडिशन ऑफ मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, यानी कि इनमें से कौन सा देश 2030 में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन बी इंडिया। इंडिया 2023 में होने वाले मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा, इसकी मेजबानी करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और जानते हैं कि क्या कह रहा है। ऑन विच डेट विजय दिवस कॉमेमोरेटेड एवरी ईयर इन इंडिया, यानी कि इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि भारत में प्रत्येक वर्ष विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिसंबर 16, ऑप्शन बी दिसंबर 12, ऑप्शन सी दिसंबर 26 एंड ऑप्शन डी दिसंबर 13। तो मेरे ख्याल से आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट हैं, आसानी से इस सरल से क्वेश्चन का जवाब दे सके होंगे। तो चलिए जानते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर मैं आपको इस पिक्चर के माध्यम से बताना चाहूंगा। आप देख रहे हैं कि ये विजय दिवस भारत में हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है और इसी दिन 16 दिसंबर 1971 में आपके जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उसने अपना सरेंडर कर दिया था और भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया था और इसी के बाद से ही पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ साइंस फेस्टिवल 2020, यानी कि विज्ञान महोत्सव 2020 का थीम क्या था? ऑप्शन ए साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन बी साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर, ऑप्शन सी राइज इन इंडिया रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन एंड ऑप्शन डी इज साइंस फॉर न्यू इंडिया। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए यहां पे क्या है, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। और अगर आपसे पूछ ले कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के मंत्री कौन है तो ये कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन इस मंत्रालय के मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एडॉप्टेड अ प्रपोजल फॉर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम इंटरनेशनल अवार्ड से देखें तो, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि किस संगठन के द्वारा बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज की उद्घोषणा की गई है? यूनेस्को, WHO, यूनिसेफ या फिर WTO? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान इस पुरस्कार की घोषणा की गई है और यह पुरस्कार हर 2 साल में एक बार दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा?
क्रिएटिव इकोनॉमी के क्षेत्र में, और जो भी विजेता होगा उसको $50,000 के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए, और अगर इनके बारे में बताऊं तो ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यूनेस्को डिक्लेयर्स 2021 एज विच ईयर? यूनेस्को ने, यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आप जानते रहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को ने 2021 को किस तरह मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, ऑप्शन बी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, ऑप्शन सी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, एंड ऑप्शन डी इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आसानी से, बेहद आसान क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी वर्ष यूनेस्को के द्वारा भारत के 2 शहरों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी साइट में लिस्टेड किया गया है। और इन 2 शहरों के क्या नाम है? पहला ग्वालियर और दूसरा ओरछा। और ये दोनों ही शहर किस स्टेट में आते हैं? तो ये दोनों ही शहर आपके मध्य प्रदेश में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पे व्हाट वाज द थीम ऑफ द 12th ब्रिक्स समिट 2020? यानी कि 2020 में हुई 12वीं ब्रिक्स एनुअल समिट की थीम क्या रखी गई थी? ऑप्शन ए, ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, या फिर ऑप्शन बी, ब्रिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर, ऑप्शन सी, ब्रिक्स इन अफ्रीका, कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इन द 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, एंड ऑप्शन डी इज सोशल डिस्टेंसिंग। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ये आपके 2020 में जो आपका ब्रिक्स समिट हुई थी 12वीं, उसकी थीम रखी गई थी। और अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 12वीं ब्रिक्स समिट को किसके द्वारा होस्ट किया गया था, तो इसका सही आंसर है आपका रशिया। देखिए यहां पे लिखा भी है, रशिया के द्वारा इस ब्रिक्स समिट को होस्ट किया गया था, जो कि 12वीं ब्रिक्स समिट थी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द अब्राहम अकॉर्ड साइंड अमंग विच नेशन? यानी कि ये जो आपका अब्राहम संधि है, अब्राहम अकॉर्ड है, समझौता है, वो किन देशों के मध्य साइन किया गया है? ऑप्शन ए, इजराइल, यूएसए, बहरीन, ऑप्शन बी, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसको हम यूएई कहते हैं, एंड टर्की, ऑप्शन सी, इजराइल, यूएई एंड बहरीन, या फिर ऑप्शन डी, इजराइल, सऊदी अरब एंड बहरीन। 2020 में अगर हम शांति समझौता देखें तो सबसे बड़ा शांति समझौता आपका अब्राहम अकॉर्ड था। अब हम पिक्चर के माध्यम से जानेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट एंड बहरीन। इन तीनों देशों के बीच आपका अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया है। और अब ये दोनों ही देश यानी कि यूएई और आपका बहरीन, ये अपनी एम्बेसी आपके इजराइल में बनाएंगे, जिससे कि टूरिज्म वहां पे बढ़ेगा और इन तीनों ही देशों के बीच एक शांति समझौता और परस्पर समन्वय से ये अपनी इकोनॉमी को भी बढ़ा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? यानी कि इनमें से किसने हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर का अनावरण किया है, को खोला है? ऑप्शन ए, नीति आयोग, ऑप्शन बी, इंडियन रेलवेज, भारतीय रेलवे, ऑप्शन सी, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ऑप्शन डी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बेहद आसान सा क्वेश्चन है, तो चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, इंडियन रेलवे ने आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम खोला है। और इसको शुरुआत करने के पीछे भारतीय रेलवे का उद्देश्य यह है कि भारतीय रेलवे के जितने भी हॉस्पिटल होते हैं वहां पर हॉस्पिटैलिटी अच्छे से दी जाए, वहां पे क्लीन एनवायरनमेंट दिया जाए, मरीजों की अच्छी देखभाल की जाए। इस कारण आपका भारतीय रेलवे ने इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को शुरू किया है, जो कि एक अच्छी पहल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द नासास मून लैंडिंग मिशन विच इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर ऑफ 2024? आप जैसा कि सब जानते हैं, नासा के द्वारा वर्ष 2024 में एक मून लैंडिंग मिशन भेजा जाएगा चांद पे। उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए, अपोलो, ऑप्शन बी,
आर्टेमिस, ऑप्शन सी सार्की या ऑप्शन डी कालपेट। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी आर्टेमिस। देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा 1972 में जो पहला मून मिशन भेजा गया था उसका क्या नाम था? उसका नाम था अपोलो। ओके, उसका नाम था आपका अपोलो। और जो 2024 में भेजा जाएगा उस मिशन का नाम है आपका आर्टेमिस। अब पिक्चर भी देख लीजिए। देखिए ये आपके क्रू मेंबर्स हैं और इस आर्टेमिस को 3 चरणों में भेजा जाएगा, आर्टेमिस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और यहां से अगर आप फोटो में देखते होंगे तो ये राजगोपालचारी हैं जो इसके कमांडर होंगे, यानी कि अपने क्रू के कमांडर होंगे, ये अपने क्रू को लीड करेंगे। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहां पे जानते हैं कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। इन 2020 जॉन ले कैरे वॉज डाइड, इनकी मृत्यु हो गई है, ये किस फील्ड से रिलेटेड हैं? ऑप्शन ए म्यूजिक, ऑप्शन बी स्कल्पचर, ऑप्शन सी डांस एंड ऑप्शन डी राइटिंग। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, ये एक लेखक हैं और ये एक ब्रिटिश मूल के लेखक हैं जो अपने स्पियोनेज लेख के लिए सुप्रसिद्ध थे और पिछले ही साल इनकी डेथ हो गई है। तो इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच इंडियन इंस्टीट्यूट अवॉर्डेड विथ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एक्शन अवार्ड 2020, यानी कि इनमें से किस इंस्टीट्यूट को यूनाइटेड नेशन के ग्लोबल एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे लगभग 6 महीने पहले के आएंगे और वर्ष 2020 में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेरी भी बहुत सारी वीडियोस आपके मेजर कर्सी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हैं, उनको भी आप देख लीजिए। साथ ही साथ आप मेजर कर्सी क्लासेस के करंट अफेयर की मैगजीन को ले लीजिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके वहीं से फंसेंगे। साथ ही साथ आपके सीडीएस में 30 to 35% जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर के होते हैं। तो इसलिए आपको करंट अफेयर क्लास मेरे द्वारा जितनी प्रोवाइड की जाती हैं, साथ ही साथ जो मंथली मैगजीन मेजर कर्सी क्लासेस की तरफ से आती हैं उसको भी आप पढ़ते रहिए, जिससे कि आपकी सफलता आपके एग्जाम में 100% सुनिश्चित हो जाए। तो चलिए जानते हैं इसमें से सही उत्तर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। इसको जो है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अब क्यों सम्मानित किया गया ये भी हम जानेंगे और यूनाइटेड नेशन की किस संस्था के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। तो ये है आपका UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। देखिए ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ऐसा इसलिए है कि यह जितने भी हमारे जैसे लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये जो क्षेत्र हैं उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी की भूमिका सबसे ज्यादा निभा रहा है। इस कारण से यूनाइटेड नेशन के द्वारा आपके ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज गुची? ऑप्शन ए ऐप, ऑप्शन बी डिसीज, ऑप्शन सी मशरूम एंड ऑप्शन डी फ्रूट। आपसे यहां पे पूछा जा रहा है कि गुची इनमें से क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। गुची एक प्रकार का मशरूम है जिसको अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। और ये जीआई टैग क्या होता है? यानी कि ग्लोबल इंडिकेशन टैग। अब ये जो आपका मशरूम है जिसका नाम गुची आप यहां पे देख पाते होंगे, जीआई टैग देने से ये फायदा होता है कि अब जो किसान इस फसल को उगाते हैं उनको अच्छी रकम मिल सकेगी। और गुची मशरूम जो है भारत में इकलौता अपने टाइप का एक मशरूम है जो बेहद ही न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? ऑप्शन ए इंडस्ट्री, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी बिल्डिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। देखिए नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन जो अवार्ड होता है वो इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है, चाहे वो आपके उद्योग हो, यातायात हो, बिल्डिंग हो, इन सभी क्षेत्रों में यह दिया जाता है। और किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है यह भी जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह मिनिस्ट्री है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके अभी MOS यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं आर के सिंह
ने 2020 में ये जो अवार्ड था उसको सभी इंडस्ट्रीज को, बिल्डिंग को, ट्रांसपोर्ट के जितने भी क्षेत्र आते हैं, उद्यम आते हैं, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और ये आपका डिफेंस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डिफेंस से। और डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि सी विजिल कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज इज अ, ये जो आपका सी विजिल कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है वो किस प्रकार का है? एक वार्षिक एक्सरसाइज है, एनुअल एक्सरसाइज है, बाइनियल एक्सरसाइज है यानी कि द्विवार्षिक, 2 साल में एक बार होने वाला, त्रिवार्षिक, 3 साल में एक होने वाला, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए यहां पे बाइनियल पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस सी विजिल एक्सरसाइज विच वॉज हेल्ड इन द ईयर ऑफ 21 जनवरी। देखिए सी विजिल एक्सरसाइज जनवरी 2021 में आयोजित की गई थी और ये भारत की सबसे बड़ी अब तक की एक्सरसाइज में एक है और इसमें 13 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ आपकी भारतीय वायुसेना, बीएसएफ और यहां तक की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने भी इस सी विजिल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। तो ये एक्सरसाइज आप सभी डिफेंस एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। कोलार केव्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? देखिए एक क्वेश्चन आपके लोकेशन से, हेडक्वार्टर से जरूर पूछा जाएगा और भारत में जितने भी आपके कल्चरल, नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं उनसे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है कि कोलार केव्स इनमें से कहां है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि कोलार केव्स आपके कर्नाटका में स्थित हैं। अगर आपको मैं पिक्चर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा तो ये आपके अद्भुत नक्काशी स्कल्पचर के लिए विश्व प्रसिद्ध है और कोलार डिस्ट्रिक्ट आपके कर्नाटक में आती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना रखते हैं। साथ ही साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams।